रीना एक साधारण परिवार की सीधी सादी लड़की थी जिसकी शादी राजेश से हुई थी। राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से था जहां उसकी मां सुमन देवी का राज चलता था। रीना के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटी को अच्छे से विदा किया था। शादी के बाद रीना जब अपने ससुराल में पहली बार कदम रखती है तो उसके मन में ढेर सारी उम्मीदें और सपने होते हैं। बहू, ये घर हमारा है और यहाँ के नियम का पालन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर की इज्जत बनाए रखो। पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन रीना को क्या पता था कि उसका जीवन इस घर में इतना कठिन होने वाला है। वह तो बस नए घर में एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर रही थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सुमन देवी का असली चेहरा सामने आने लगता है। रीना को हर छोटे काम में दोषी ठहराया जाने लगा। सुमन देवी गुस्से से, तुमने आज फिर से रसोई में नमक कम डाला है। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। हमारी गीता तो कितनी होशियार है, हर काम में परफेक्ट। हाँ माँ जी, रीना अभी नहीं है, लेकिन उसे सीखने में समय लगेगा। रीना हर बार अपनी सास की बातों को सहन करती रही क्योंकि समझती थी कि एक नए घर में समय लगता है सब कुछ सीखने में। लेकिन सुमन देवी हर रोज रीना को ताने देती और उसे नीचा दिखाती। रीना सुबह से रात तक घर में कामों में लगी रहती। वह चाहती थी कि सासू माँ की नजरों में उसकी मेहनत की कदर हो, लेकिन कभी उसे सराहना नहीं मिली। राजेश भी काम के कारण ज्यादा समय घर से बाहर रहता था और रीना की परेशानी को समझ नहीं पाता था। रीना, माँ जी, मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है, अब आप देख लीजिए। सफाई तो की है, पर क्या सही से की है? लगता है तुम्हें मायके में काम करने नहीं सिखाया गया। रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और शायद सुमन देवी उसे अपना लेगी। राजेश, जो अपनी पत्नी रीना से बहुत प्यार करता था, अपने घर के कामों में उसकी मदद नहीं कर पाता था। उसे अपनी माँ की आदतों का पता था, लेकिन वह कभी रीना के लिए खड़ा नहीं हो सका। राजेश, कि रीना, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। रीना आंखों में आंसू लिए, मैं रोज उनकी बात सहती हूँ राजेश, मैं आपकी माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके ताने मुझे बहुत दुखी करते हैं। राजेश ने रीना की बातों को हल्के में लिया और उसे समझाने की कोशिश की। रीना को यह एहसास होने लगा कि उसे इस घर में खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। घर में रीना का संघर्ष केवल सास से नहीं था, उसकी जेठानी गीता, जो सुमन देवी की पसंदीदा बहू थी, अक्सर रीना को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। वह हमेशा खुद को सुमन देवी की नजरों में अच्छा साबित करने की कोशिश करती थी। गीता सास से, माँ जी, रीना से तो कोई काम सही से होता ही नहीं। देखिए, मैंने आज पूरे घर का काम अकेले ही निपटा दिया है। तुम्हारी मेहनत की वजह से ही घर चलता है गीता, वरना ये नई बहू तो बस नाम की ही है। रीना हर बार गीता की चालाकी का शिकार बनती, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। उसे लगता था कि अगर वह सास के खिलाफ कुछ बोलेगी तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। रीना की स्थिति को घर में एक और व्यक्ति समझता था और वह थे सुमन देवी के पति बाबूजी। उन्हें पता था कि सुमन देवी रीना के साथ अन्याय कर रही है, लेकिन वह घर के मामलों में ज्यादा बोलने से कतरते थे। रीना से, बेटा तुम चिंता मत करो, ये सब समय की बात है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस धैर्य रखो। रीना को बाबूजी के शब्दों से थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन घर के बाकी लोग उसकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे थे। घर के कामों और मानसिक तनाव के कारण रीना का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वह दिन भर काम करती, लेकिन उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। सुमन देवी हमेशा उसे खाना बनाने के बाद आखिरी में ही खाने को कहती और कभी कभी तो बचा कुचा खाना ही रीना के हिस्से में आता। सुमन देवी, बहू पहले सबका खाना
खिलाओ, फिर तुम खा लेना। और हाँ, थोड़ा ही खाना बनाना, ज्यादा खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। रीना की हालत अब इतनी खराब हो गई थी कि वह काम के दौरान बार बार बेहोश होने लगी, लेकिन सुमन देवी को उसकी इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रीना की हालत देख के पड़ोसियों ने सुमन देवी से बातचीत की। पड़ोसन, सुमन बहन, रीना की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। सुमन देवी ताने बहाने हैं काम से बचने के। आजकल की लड़कियों को बस आराम करना आता है। मैं भी तो बहू बनकर आई थी, तब मैंने कोई शिकायत नहीं की थी। पड़ोसियों ने रीना का समर्थन किया, लेकिन सुमन देवी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। कई महीने तक अत्याचार सहने के बाद रीना अब और नहीं सह सकती थी। उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी और मानसिक तनाव भी बढ़ गया था। रीना आंसू भरी आंखों से, माँ जी, मैं अब और नहीं सह सकती। मैंने इस घर के हर काम को पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन आपने कभी मेरी मेहनत की कदर नहीं करी। अब मुझे खुद की सेहत का ध्यान रखना होगा। सुमन देवी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। सुमन देवी, तुम्हें अब आवाज देने की हिम्मत आ गई है? इस घर में तुम्हें जो कुछ मिला है वो तुम्हारे जैसे गरीब घर की लड़कियों के लिए बहुत है। रीना का धैर्य अब जवाब दे चुका था, लेकिन उसने समझदारी से सास को जवाब दिया। जब राजेश को अपनी पत्नी की बिगड़ती हालत और अत्याचार की सच्चाई का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? रीना ने हमेशा इस घर को अपना माना और आपने उसके साथ अन्याय किया। अब मैं उसे और कष्ट में नहीं देख सकता। तुम्हें अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी पत्नी का ख्याल रखो। अब अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज किया और रीना को डॉक्टर के पास ले गए। रीना की हालत देखकर सुमन देवी को भी अपने किए का एहसास होने लगा। पड़ोसियों और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उन्हें यह समझाया कि बहू को बेटी जैसा मानना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका मुझे बहुत पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? रीना ने सुमन देवी को माफ कर दिया, लेकिन उससे ठान लिया कि अब वह किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेंगी। वह अब अपने हक के लिए खड़ी हो गई। माँ जी, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि रीना ने अत्याचार को सहते हुए भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और अंत में सासू माँ ने भी अपनी गलती मानी। गांव के किनारे बनी पुरानी हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती है और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह लौटकर नहीं आया। अनामिका की शादी हाल ही में वही के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। उसकी सास सुमित्रा देवी काफी सख्त स्वभाव की थी, लेकिन उनके व्यवहार में एक अजीब सा डर झलकता था। अनामिका ने कई बार अपनी सास को हवेली की तरफ देखकर कुछ बुदबुदाते हुए पाया। एक रात अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जब अनामिका ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुराना खत पड़ा था। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और पढ़ी। अगर सच जानना चाहती हो तो आधी रात को पुरानी हवेली में आओ। अनामिका के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने गांव वालों से उस भूतिया हवेली के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया फिर कभी वापस नहीं आया। सुबह उसने सास से पूछने की कोशिश की, मां जी, सब लोग उस पुरानी हवेली से इतना क्यों डरते हैं? उस हवेली के बारे में कभी मत पूछना। अनामिका, ये सब छोड़ो। वह हवेली हमारी नहीं, हमारे डर की है। लेकिन अनामिका की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अनामिका चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था और ठंडी हवा में सिहरन दौड़ रही थी। जब वह हवेली के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। कौन है वहां? अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई। हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। आवाज उसे एक बंद कमरे तक ले गई। सामने दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी।
लेकिन ये तो मान जी की तस्वीर लगती है। तभी उसके पीछे किसी की धीमी, डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। रहस्यमयी आवाज। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अनामिका डर के मारे नीचे भागी। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर और सुमित्रा देवी हाथ में लालटेन लिए अंदर दाखिल हुईं। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। मान जी, सच क्या है? यह तस्वीर आपकी क्यों है? और वो आवाज किसकी थी? सुमित्रा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने सालों पुराना सच बताया। यह हवेली हमारी ही थी। मेरी बड़ी बहन माधवी यहाँ रहती थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई। हम उसे ढूंढते रहे, लेकिन कभी नहीं मिले। कुछ सालों बाद इस हवेली से अजीब आवाजें आने लगीं और लोग इसे भूतिया समझने लगे। तभी फिर से एक दिल दहला देने वाली चीख हवेली में गूंजी और वही साया फिर से प्रकट हुआ। अब की बार वह पास आई। उसकी सूरत साफ दिखाई दी। एक दुल्हन के जोड़े में लिपटी एक औरत, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहन, तुमने मुझे आखिर देख ही लिया। सुमित्रा देवी रोते हुए घुटनों पर गिर पड़ी। माधवी, तुम कहाँ चली गई थीं? आत्मा ने दीवार के नीचे की ओर इशारा किया। अनामिका ने जल्दी से फर्श पर बिछी पुरानी दरी हटाई और नीचे कुछ देखकर सन्न रह गई। फर्श के नीचे एक कंकाल दबा हुआ था। मैं कहीं नहीं गई थी। मुझे जहर देकर यहीं दफना दिया गया था। ये बोलकर माधवी की आत्मा गायब हो गई। अगले दिन पुलिस को बुलाया गया और कंकाल बाहर निकाला गया। जांच के बाद पता चला कि माधवी को एक लालची नौकर ने मारकर वही दफना दिया था। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, हवेली अपने डरावने अतीत से मुक्त हो गई। शाम को अनामिका और सुमित्रा देवी ने माधवी की याद में उसकी फोटो बनवाकर माला चढ़ाई। अनामिका, अगर तुम न होती तो मैं कभी अपनी बहन का सच नहीं जान पाती। अनामिका मुस्कुराई। उसने सिर्फ एक रहस्य सुलझाया नहीं था, बल्कि अपनी सास से रिश्ता भी मजबूत कर लिया था। इस कहानी से क्या क्या सीख मिलती है? सत्य को जानने की जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। अनामिका ने गांव वालों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया, बल्कि खुद सच की खोज में निकली। यह हमें सिखाता है कि अफवाहों पर नहीं, तर्क और सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए। भूत प्रेत से ज्यादा डरावनी होती है छुपी हुई सच्चाई। इस कहानी में भूत नहीं, बल्कि एक अनसुलझा अपराध और अधूरी आत्मा थी जो इंसाफ चाहती थी। यह हमें यह सिखाता है कि हर डर के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है, जिसे जानना जरूरी होता है। अतीत को स्वीकार किए बिना शांति नहीं मिलती। सुमित्रा देवी ने अपने अतीत को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने सच का सामना किया, तभी उन्हें मानसिक शांति मिली। यह हमें सिखाता है कि अतीत से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। साहस और समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है। अनामिका अगर डर जाती या किसी और के भरोसे बैठी रहती, तो सच्चाई कभी सामने नहीं आती। यह हमें सिखाता है कि साहस और सूझबूझ से हम हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। रिश्तों की गहराई सच्चाई से ही मजबूत होती है। अनामिका और सुमित्रा देवी का रिश्ता पहले औपचारिक था, लेकिन जब दोनों ने साथ मिलकर सच का सामना किया, तो उनका रिश्ता और गहरा हो गया। यह सिखाता है कि सच्चाई और विश्वास से रिश्ते मजबूत बनते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।